सभी इदम प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभाशीष। और पिछले लेक्चर 7 से आगे बढ़ते हुए लेक्चर 8 में हम लोग बात कर रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण, प्रकृति पोषण विवाद यानी कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, दोनों में से महत्वपूर्ण तुलनात्मक प्रश्न बनते हैं। तो आइए नेचर और नर्चर की बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु देखें कि बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल यानी आंतरिक कारक और दूसरे एक्सटर्नल यानी बाह्य कारक। अगर आंतरिक कारकों की बात करें तो वंशानुक्रम, शारीरिक बुद्धि और उसके अपने संवेग, ये जो चीजें हैं ये उसकी इंटरनल या आंतरिक चीजें हैं, जबकि सामाजिक आर्थिक स्थिति ये वातावरण जन्य कारक हैं, बाह्य कारक हैं। कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं जो 4 नंबर में लिखा है कि वंशानुक्रम या हेरिडिटी आंतरिक कारक है और वातावरण बाहरी कारक है। बस इसी को हम प्रकृति पोषण के नाम से जानते हैं। एक और प्रकृति है, एक और पोषण है। स्वयं की प्रकृति कैसी है, उसका खुद का नेचर कैसा है ये, और बाहर से उसे पोषण कैसे मिल रहा है ये। तो 5वां बिंदु देखेंगे प्रकृति और पोषण का संबंध, रिलेशन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। वंशानुक्रम ही यहां प्रकृति कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रकृति का मतलब वातावरण मत समझ लीजिएगा। यहां पर व्यक्ति का खुद का वंशानुक्रम कैसा है, उसका अपना बाय नेचर वो कैसा है, यह प्रकृति कहलाया है। वातावरण पोषण कहलाता है, यानी कि वंशानुक्रम या वातावरण, जिसे हम परिवेश भी कहते हैं वातावरण को, ये एक दूसरे से अभिन्न रूप में गुथे हुए हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। और हम कह सकते हैं कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का ज्वाइंट प्रोडक्ट है, संयुक्त परिणाम है, दोनों का परिणाम है, वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। 6वां बिंदु देखें प्रकृति पोषण विवाद, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। प्रकृति का तात्पर्य यहां पर इस जगह पर जब हम कहते हैं प्रकृति पोषण विवाद, तब यहां पर प्रकृति का तात्पर्य मनुष्य की जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं जो उसमें खुद में होती हैं, जो उसकी खुद की प्रकृति बनाती हैं, वे कहलाती हैं। जबकि पोषण का तात्पर्य होता है भौतिक और सामाजिक संसार, वातावरण या व्यक्ति के साथ जन्म से हुई अब तक की समस्त घटनाएं और उनसे व्यक्ति कितना प्रभावित हुआ है, उस पर जो भी प्रभाव पड़ा है वो वातावरण कहलाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्तित्व के निर्माण में स्वयं व्यक्ति बाई नेचर जैसा है वह और बाई पोषण जैसा बना है वो, ये दोनों मिलकर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो 7वां बिंदु देखेंगे किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें प्लस का निशान नहीं, गुणा का निशान होना चाहिए। अर्थात बालक का व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण, दोनों का गुणा करने पर ही व्यक्तित्व मिलेगा। वंशानुक्रम में जितनी शक्ति आई है, जितनी प्रतिभाएं आई हैं, और उसमें फिर वातावरण कैसा मिला उसको, दोनों का गुणा कर दीजिए तो ये गुणात्मक प्रतिरूप जो मॉडल तैयार होगा उसे हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। 8वां बिंदु देखें मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव भी जरूर पड़ता है। हर्बर्ट ने कहा, चूंकि ये वातावरणवादी है हर्बर्ट, इसलिए ये वातावरण की ही बात करेंगे। 9वां बिंदु देखें बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बड़ा महत्व है। वंशानुक्रम के द्वारा हमारी संरचना बनती है और जीवित रहने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारी अब तक की भूमिका तैयार हुई। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि हेरिडिटी से कौन सी बातें पूछने योग्य बनती हैं, और उस हेरिडिटी को जब अच्छी तरह समझ लेंगे तो इस खंड में हमें वंशानुक्रम की तरफ से बोलने वाले वैज्ञानिक मिलेंगे। जब उसके बाद हम वातावरण पढ़ेंगे तो वातावरण की ओर से बोलने वाले वैज्ञानिक मिलेंगे, फिर दोनों का एक तालमेल मिलेगा और हम उपसंहार या निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे। तो आइए पहला बिंदु देखें, वंशानुक्रम या हेरिडिटी क्या है। जब हमारे पैतृक गुण या जीन्स हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, यानी मानव के बच्चे में, तो हम उसे वंशानुक्रम के नाम से यहां जानेंगे। शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी संख्या जो है प्रत्येक कोशिकाएं केंद्रित में 46 मानी गई है, यानी 23 जोड़े होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स मां के अंदर पाए जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स पिता के अंदर पाए जाते हैं। 22 जोड़ों का आकार स्त्री पुरुष दोनों में समान होता है, जिन्हें ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम्स का 23वां जोड़ा ये जेंडर निर्धारण करने में काम आता है। लैंगिक क्रोमोसोम्स होता है एक्स और वाई। पिता में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि मां में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसलिए जेंडर निर्धारण के लिए बच्चे का लिंग
बालक होगा या बालिका होगा, इसके लिए पिता उत्तरदायी है, न कि मां उत्तरदायी है। इसका हमें ख्याल कर लेना चाहिए। वुडवर्थ कहते हैं वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल हैं जो जीवन की शुरुआत करते समय बालक में विद्यमान थे, अर्थात जन्म से लगभग 9 मास पहले जो जो मूल कारक थे वे सभी कारक हमें वंशानुक्रम के अंतर्गत मानने चाहिए। डगलस और हॉलैंड साहब कहते हैं वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी प्रकार की रचना, व्यक्ति के शरीर की, उसकी भौतिक विशेषताएं, उसकी कार्य क्षमता, प्रतिभा जो माता पिता और पूर्वजों से अर्जित है, उसे हम वंशानुक्रम के नाम से जानते हैं। तो डगलस और हॉलैंड साहब की यह परिभाषा बहुत ही अच्छी परिभाषा है। रूथ बेनेडिक्ट महोदय कहते हैं कि माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुण, रूथ बेनेडिक्ट कह रहे हैं हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। जेम्स ट्रेवर कहते हैं शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जब हस्तांतरित होती हैं, शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जब संतान में हस्तांतरित होती हैं, तब हम उसे वंशानुक्रम के नाम से जानते हैं, ऐसा जेम्स ड्रेवर कहते हैं। पी जिसबर्ट महोदय कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता द्वारा संतानों को जैविकी या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के द्वारा जो हस्तांतरण होता है, जैविकी विशेषताएं बायोलॉजिकल जा रही हैं, साइकोलॉजिकल भी जा रही हैं अगर अगले बच्चे में, तो ये सारी विशेषताएं अगर माता पिता के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो पहुंच रही हैं, वो सब वंशानुक्रम के अंतर्गत गिनी जाती हैं। पी जिसबर्ट कह रहे हैं। पीटरसन महोदय कह रहे हैं एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के वंश से जो कुछ अर्जित करता है उसे हम वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, पीटरसन महोदय कह रहे हैं। एक और जो प्रश्न आता है कि वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है, तो वंशानुक्रम की मूल इकाई जीन होती है, जीन्स, और इसे हिंदी में हम लोग पितृक के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम तीसरी बात जो करने जा रहे हैं वो है वंशानुक्रम का महत्व, यानी इंपोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। पहला बिंदु क्या है? वंशानुक्रम से व्यक्तियों में विभिन्नताएं हो जाती हैं। देखिए, जब अलग अलग पूर्वजों से अलग अलग संतानें जब उत्पन्न होंगी तो उनमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी। हालांकि पर्सनल डिफरेंस सिद्धांत तो ये कहता है कि एक ही माता पिता की संतानें भी अलग अलग विभिन्नताओं में होती हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आधार पर वो किस रूप में निर्मित हुआ है ये हम आज नहीं कह सकते, उसमें बड़ी विविधता होती है। तो शिक्षक को चाहिए कि वंशानुक्रम की जानकारी उसे है तो वो अपनी शिक्षा प्रक्रिया को उचित रूप से समायोजित करे और व्यक्तिगत भिन्नता है उसको ध्यान में रखें। वंशानुक्रम के द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है, जो अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक हो सकता है, क्योंकि जन्मजात प्रतिभा या जन्मजात क्षमता हम जिसे कह रहे हैं वो वास्तव में वंशानुक्रम से ही मिलती है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप उसी के अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एक शिक्षक के रूप में आपकी जो प्रक्रिया है वो उचित रूप से आगे बढ़ सकेगी। तीसरा जो बिंदु है, वंशानुक्रम के कारण ही बच्चे में लिंग भेद पाया जाता है, लड़के और लड़कियां अलग अलग पाई जाती हैं। तो अध्यापक उसी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करेगा, क्योंकि जेंडर भूमिका जो है वो हमारे शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। हमें देखना पड़ता है कि कहीं हम जेंडर के आधार पर चीज़ों को किस रूप में ले रहे हैं। इसके लिए पूरा एक पृथक से टॉपिक भी आप पिछले फेज में पढ़ चुके हैं। तो मूल रूप से वंशानुक्रम द्वारा ही जेंडर का निर्माण होता है, तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है वंशानुक्रम का। चौथा बिंदु है, वंशानुक्रम से ही शरीर की संरचना बनती है, बिल्कुल ठीक है। पांचवा बिंदु है, वंशानुक्रम का बाल विकास से गहरा संबंध है। चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते समय जो हम इस समय पढ़ रहे हैं उसमें वंशानुक्रम को पढ़े बिना जाने बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। छठवां बिंदु कहता है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जेम्स ड्रेवर को एक बार फिर से याद कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक विशेषताएं माता पिता से संतान में जाना ये वंशानुक्रम है। संतानों को जो गुण मिले हैं, रूथ बेनेडिक्ट को याद कर रहे हैं दोबारा से। पीढ़ी का कुछ कार्य जैविकी और मनोवैज्ञानिक विशेषता का नाम आ जाए, पी जिसबर्ट है। पूर्वजों की विशेषताएं मिली, एच ए पेटरसन कह रहे हैं। गर्भाधान के समय जो भी बातें आई हैं बच्चे में वो सब जो है वो वंशानुक्रम कहलाती हैं, वुडवर्थ कह रहे हैं। अब हम एक चौथी बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि वंशानुक्रम का किन किन चीज़ों पर आइडेंटिफिकेशन में असर पड़ता है। तो सबसे पहला असर है वंशानुक्रम का शारीरिक विशेषक, अर्थात वंशानुक्रम का शारीरिक विशेषताओं पर प्रभाव पड़ता है। ये बात कई प्रयोगों से सिद्ध होती है और हमें सामने दिखाई भी देती है। तो पहले हम बात करेंगे शारीरिक विशेषक। तो देखिएगा, शारीरिक विशेषक में वंशानुक्रम में शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं,
क्षमताएं ये सम्मिलित होती हैं। बालक के रंग, रूप, आकार, गठन, ऊंचाई, इनमें हेरिडिटी योगदान देती है। आनुवांशिकता के कारण बालक सुंदर और प्रतिभाशाली हो सकता है या शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर भी हो सकता है, ये आनुवांशिकता के कारण हो सकता है। 16वां बिंदु है माता पिता की लंबाई का संतान पर असर पड़ता है। कार्ल पियर्सन ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया और हमें भी दिखाई देता है। 17वां बिंदु है बालक की मूलभूत शक्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। ये थार्नडाइक महोदय ने यह बात पता की और हमें बताई है कि मूलभूत जो शक्तियां हैं वो वंशानुक्रम से ही आती हैं। और अगला जो बिंदु है वो है वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव, बौद्धिक विशेषक, यानी वंशानुक्रम से बुद्धि भी प्रभावित होती है। ऐसा अनेक प्रयोगों से सिद्ध हुआ। कैसे? योग्यता, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, बदली हुई परिस्थितियों में समायोजन क्षमता, ये जो व्यक्ति में होती है, ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान वंशानुक्रम का है। देखिएगा, हेनरी एच गॉडार्ड नाम के विद्वान हुए। उन्होंने देखा कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। ऐसा इनके प्रयोगों में मिला और इसका विलोम भी देखने को मिल सकता है, यानी मंद बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि भी किसी परिस्थिति कारण हो सकती है। 21वां जो बिंदु है, तो बौद्धिक विकास से तैयार जो मानसिक क्षमता है वो हमने चूंकि ये समझ लिया कि जो मूलभूत शक्तियां हैं वंशानुक्रम जो है उससे बुद्धि प्रभावित होगी, तो मानसिक क्षमता बनेगी और मानसिक क्षमता के अनुसार ही बच्चे के इमोशंस होंगे, तो संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। बालक में जिस प्रकार के संवेग होंगे उसी से उसकी सामाजिक स्थिति, नैतिक स्थिति बनेगी, शारीरिक और भाषा संबंधी विकास प्रभावित होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वंशानुक्रम है उसकी वजह से शरीर, बुद्धि और उसके कारण अन्य चीजें प्रभावित होंगी। 23वां बिंदु एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। जैसे अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहने वाला कोई बालक है, ईर्ष्या या वैमनस्य रखने वाला कोई बालक है, तो यानी उसके इमोशंस कमजोर हैं, उसकी मूलभूत शक्तियां कमजोर हैं, इस वजह से उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई बुद्धि की श्रेष्ठता से क्या अंतर पड़ेगा। ऐसा माना गया कई प्रयोगों में कि जो स्पीसीज है उसमें अगर बुद्धि की श्रेष्ठता है तो वो स्पीसीज की अपनी एक विशेषता है, वंशानुक्रम के कारण बुद्धि की श्रेष्ठता मिली। व्यावसायिक कौशल वंशानुक्रम पर निर्भर है, ऐसा कैटल ने अपने प्रयोगों में देखा। कोई व्यक्ति कार्य करने में जितना कुशल पाया गया उसमें वंशानुक्रम का बहुत बड़ा रोल पाया गया। 26वां बिंदु कहता है कि वंशानुक्रम का चरित्र या नैतिक मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चारित्रिक या नैतिक मूल्य विशेषक भी है, चरित्र निर्माण पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, यह बड़ा विवादास्पद बिंदु रहा है, लेकिन अनेक प्रयोगों से ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की गई है। 27वां बिंदु इसी से जुड़ा, ये सारे बिंदु आगे के चरित्र निर्माण से ही संबंधित हैं। माता पिता के चरित्र का प्रभाव बालक पर पड़ता है। डगडेल ने अपने प्रयोग किए तो सिद्ध हुआ कि वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव पड़ेगा। नैतिक मूल्य, आंतरिक गुण, इनका निर्माण व्यक्ति के चरित्र में होता है और वंशानुक्रम का प्रभाव होने के कारण इन पर यह असर दिखाई देता है। 29वां बिंदु कहता है कुछ अनुसंधान ये भी बताते हैं कि चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन और चरित्रवान माता पिता की संतानें भी चरित्रवान होती हैं। ऐसा कई प्रयोगों से देखने को मिलता है, इससे भी वंशानुक्रम का महत्व प्रतीत होता है। अब एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब वातावरण की हम लोग बात कर रहे होंगे तो वहां के प्रयोग ये सिद्ध करेंगे कि वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति के चरित्र को भी काफी हद तक बदला जा सकता है, सुसंगति से बदला जा सकता है, कुसंगति से बिगड़ सकता है, ये बातें वहां भी मिलेंगी। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं वो है वंशानुक्रम का क्या क्या असर होता है, उसकी बात कर रहे हैं। 30वां बिंदु है वंशानुक्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वंशानुक्रम बच्चे को मिला है वो गर्भाधान के समय मिला है, आप उसे आज वंशानुक्रम को नहीं बदल सकते, परंतु इसको ध्यान में रखते हुए उचित वातावरण प्रदान कर सकते हैं। अध्यापक, अभिभावक और विद्यालय के जो प्रशासक हैं, प्राचार्य इत्यादि, इन सबको मानव विकास के वंशानुक्रम का ध्यान रखकर अधिक से अधिक अनुकूलतम प्रयास करने चाहिए, जिससे कि वह बच्चा अपना विकास श्रेष्ठतम रूप से कर सके। अब अगले टॉपिक के रूप में हम इसी में ले रहे हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटीज। ये मुख्य रूप से बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हर एक विषय के व्यक्ति को क्लियर होनी चाहिए। अगर हम मनोविज्ञान और बाल विकास को पढ़ रहे हैं तो हमें वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांतों के बारे में जानकारी होना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से
पर्सनैलिटी बनती है। ये चक्र इसमें दिखाया गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग बायोलॉजी के कुछ सिद्धांतों को सरल रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं, आराम से देखेंगे, वैसे ही देखकर आप समझने लगेंगे। कुछ शब्द पकड़ने हैं और उससे आपको अभ्यास हो जाएगा कि ये बायोलॉजी का सिद्धांत हमसे क्या कह रहा है। पहला जो सिद्धांत है वो है भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है? समानता। डिसिमिलैरिटी क्या हो गई? भिन्नता। भिन्नता के सिद्धांत कहते हैं कि बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता का कारण है माता पिता के बीज कोषों की विशिष्टताएं। जब जिस माता पिता के संयोग से बच्चे का निर्माण हुआ है उसकी विशिष्टताओं, यूनिकनेस के कारण प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी मिलेगी, यानी बच्चों में भिन्नताएं मिलेंगी। ये डिसिमिलैरिटी वंशानुक्रम को अलग अलग करती है। ठीक है साहब, बात बिल्कुल समझ में आ गई। दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है? प्रत्यागमन। ये क्या है प्रत्यागमन? प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। ये क्या है? यद्यपि सोरेनसन कहते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि वाले भी हो सकते हैं और कम बुद्धि वाले के मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, यानी विपरीत गुणों का उत्पन्न होना प्रत्यागमन कहलाता है। प्रत्यागमन उल्टी तरफ से आना, रिग्रेशन आना, पलट आ जाना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बात की थी कि इसका विलोम भी संभव है। तो तीव्र बुद्धि के यहां मंद बुद्धि और मंद बुद्धियों के यहां तीव्र बुद्धि बालक का जन्म होना, यह प्रत्यागमन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें थोड़ा सा दो रूपों में इसका अंतर हम देखते हैं। शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी। ये क्या चीज है? तो देखिए, माता पिता से संतानें जो मोटा मोटा गुण है, जो शुद्ध गुण है, उसी की ओर ग्रहण करती हैं। जैसे यदि मां और बाप में से किसी का भी रंग सांवला है और दूसरी तरफ किसी का रंग बिल्कुल एकदम काला है, तो बच्चे के काला होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि काला रंग बिल्कुल शुद्ध पकड़ में आता है, दिखाई देता है। सांवले रंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसलिए हेरिडिटी हमारी जो होती है वो प्योर चीज को पकड़ने की कोशिश ज्यादा करती है, तो काला होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगी। तो रिग्रेशन टू द प्योरिटी, ये सिद्धांत कहता है कि जो मोटे मोटे गुण हैं, जो महत्वपूर्ण गुण हैं, जो पकड़ में आ जाने वाले गुण हैं, जो बड़े गुण हैं, वो पहले बच्चे में आएंगे। इसका ध्यान करना चाहिए। अब बायोलॉजी का एक विशुद्ध सिद्धांत है बीजमैन का सिद्धांत। इसे हम सेल विज्ञान के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत कहते हैं। बीजमैन का सिद्धांत जनित्र द्रव्य जो होता है उसकी निरंतरता का सिद्धांत भी कहलाता है। जनित्र द्रव्य क्या होता है? जर्म प्लाज्म जो होता है बायोलॉजी में आप देखेंगे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर यही जनित्र द्रव्य संचालित होता है। तो इसमें एक कॉन्टिन्यूटी होती है, तो ये कॉन्टिन्यूटी सदैव एक पीढ़ी से आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो बीजमैन का सिद्धांत यानी जर्म प्लाज सिद्धांत कहता है कि जनित्र द्रव्य अपनी निरंतरता बनाए रखता है और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी की ओर यह निरंतरता जारी रहती है। गाल्टन का सिद्धांत देखें, इसे हम जीव गणना यानी बायोमेट्री, बायो यानी जीव, जीव विज्ञान, और मैट्री माने मापन, तो जीव गणना का सिद्धांत गाल्टन का सिद्धांत है। इसके अनुसार बच्चे में कोई भी लक्षण केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि और पिछली पीढ़ियों से भी आते हैं। दादा दादी, नाना नानी, अब उनसे कुछ कुछ परसेंटेज में मिलेंगे। तो पिछली पीढ़ियों से गुणों का आना गाल्टन की बायोमेट्री थ्योरी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमने अगर 1/2 अपनी बिल्कुल नजदीकी पीढ़ी से लिया है तो 1/4, 1/8, 1/16 कुछ ना कुछ गुण हम और ऊपर वाली पीढ़ियों से भी प्राप्त करेंगे। यह गाल्टन का महत्वपूर्ण बायोमेट्रिक सिद्धांत है। मेंडलिज्म ये बायोलॉजी का प्रसिद्ध सिद्धांत है। मेंडल का सिद्धांत कुछ कहता है, उसका ध्यान करेंगे। मेंडल कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो विशेषताएं हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देंगी। युग्मक जो होते हैं उनका जब वियोग होता है तो इकाई तत्व अपना स्थान कायम करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा नया जीव तैयार होता है तो अस्तित्व का एक संघर्ष चलता है, तो कुछ विशेषताएं विलुप्त दिखाई देती हैं, कुछ प्रकट दिखाई देती हैं। मेंडलिज्म के द्वारा इनको बताने का प्रयास किया गया है। अब बायोलॉजी का एक बड़ा सिद्धांत है डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत जो है वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। डार्विन के अनुसार वंश परंपरा में जो परिवर्तन है वो बच्चे में नए गुण पैदा कर देते हैं। वातावरण के अनुसार बच्चा संघर्ष करता है, संघर्ष करते करते वो योग्य बन जाता है। इसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं।
इसी की वजह से हर पीढ़ी में कुछ अंतर आ जाता है। यानी आज की जो पीढ़ी है वो आज के वातावरण से संघर्ष करते हुए अपना एक अस्तित्व कायम करती है, और अगली पीढ़ी में फिर वो गुण प्रकट हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर वहां से वो पीढ़ी संघर्ष करेगी, नया समायोजन करेगी। तो कुल मिलाकर डार्विन कहते हैं कि दुर्बल या उबड़ खाबड़ परिवर्तन हो सकते हैं, और दुर्बल के साथ साथ जब संघर्ष करते हुए कोई शक्तिशाली अपने आप को बनाते हुए आगे रहेगा तो वो बचा रहेगा। बाकी जो परिवर्तन है वो हमारे समय के अनुसार अगली पीढ़ी में परिवर्तित होते जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने हमें दी। लेमार्क एक बड़ा नाम है। लेमार्क कहते हैं कि विकास का सिद्धांत है। लेमार्क कहते हैं मन शक्ति, आंतरिक प्रेरणा का अस्तित्व प्राणी में वंश परंपरा से मिलता है। और लेमार्क ये भी कहते हैं कि अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संचार होता है। अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संचार होता है, यानी आगे बढ़ते हैं। ये लेमार्क कहने की कोशिश करते हैं। अब ये जो वंशानुक्रम के नियम है हमने पढ़े, इनके कुछ व्याख्या के रूप में, ये तो इतना तो ये है कि हमें याद रहना ही चाहिए। अब हम इसके थोड़े से गहराई में जाकर के इनकी आपस में आलोचना समालोचना को समझने की कोशिश करते हैं कि आलोचना समालोचना के जरिए ये हमसे क्या कहना चाह रहा है।